नाज़रीन, आज एक और सियाद और अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी, मैं बात कर रहा हूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, जो आज दुबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। मैं हूँ ख्वाजा सफीर और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इख्तिताम की, तो उसमें ये है कि मैं कुछ चीदा उनकी पॉलिसियों के बारे में आप लोगों को ज़रूर आगाह करना चाहता हूँ। वो इस तरह है कि जाहिर है कि एक डिक्टेटर, आपको पता ही है कि शाम को रात के अंधेरे में शब खून मार के इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेता है, और उसके बाद जो जायज़ नाजायज़ उसकी पॉलिसियाँ होती हैं, वो मुल्क, हमारा मुल्क उन चीज़ों का तहम्मुल नहीं होता। लेकिन उनको इक़्तिदार का ऐसा नशा होता है कि वो कहते हैं कि मुल्क रे ना रे, हमने इस मुल्क पे कब्ज़ा ज़रूर करना है। तो बस इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से फ़ौरन हटा के खुद कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ये किया कि नवाज शरीफ को जेल भेज दिया, और फिर उन्हें इतना मजबूर किया कि उनको मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना पड़ा। ये तो बात रही नवाज शरीफ की। अच्छी भली गवर्नमेंट चलती हुई उन्होंने ख़त्म करके और ख़ुद आके वो उस सीट पे बैठ गए, सदर भी बन गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। और जो फ़रौनियत वो शख्स दिखाता था, मैंने इसीलिए वही तस्वीर यहाँ पीछे शो की है कि आप लोगों को शायद आपकी याददाश्त से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हों, कि वो मुक्के लहराता था कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकत का सरचश्मा हूँ। नहीं, ताकत का सरचश्मा खुदा और उसकी ज़ात होती है। क्यों आप लोग ये बात भूल जाते हैं? सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वो खुदा है। और आपने फ़िरौन का अंजाम नहीं देखा? ये सेम जो तुम्हें बीमारी, आपका भी गोश्त उसी तरह आपकी हड्डियों ने अपने साथ रखना छोड़ दिया हुआ था, यही बीमारी फ़िरौन को है। और आज भी अगर आपका जाना हो मिस्र में, तो उस म्यूज़ियम में आप ज़रूर जाएं। वो निशाने इबरत है कि भाई आज भी उसकी जो हड्डियां हैं वो उसका साथ नहीं देती, और उसका जो गोश्त है वो रैट्स को, चूहों को छोड़ना पड़ता है। वो खाते हैं तो वो फिर उसकी जो वो उन्होंने मसाले वगैरह लगा के वो मम्मी बनाई हुई है, तो वो इस काबिल होती है कि वो क्या कहते हैं लोग देख सकें। तो वही इसके साथ भी उसी किस्म की बीमारी थी। तो ये सब अल्लाह की करनी होती है। जैसे अमाल आप करेंगे वैसा ही आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। आप दुनिया के कानून से, पाकिस्तान के कानून से आपको सजाए मौत हुई थी, आप वहाँ से तो बच गए, लेकिन अल्लाह की अदालत से आप नहीं बच सके, आखिर आप अपने अंजाम को पहुँच गए। तो ये सब बातें आने वाले लोगों को भी याद रखनी चाहिए कि कुदरत का एक अपना निज़ाम है, तो जो वो चल रहा होता है, कभी भी वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, देर से ही, कुछ अरसे के बाद से, लेकिन वो निज़ाम जो है वो आखिरकार अपने बंदों को याद रखता है और अपनी लपेट में ले लेता है कि इसने क्या किया। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर की बात करें तो उसको इसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, और आस्ता आस्ता मैं मोहतरमा के मर्डर की तरफ आ रहा हूँ, और जितनी जितनी जिस शख्स की कंट्रीब्यूशन है मैं वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि इत्तफाक से मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जब मोहतरमा वहाँ से आई उस दिन से ले के और उनके शहादत के दिन तक मैं उनके साथ था। तो लम्हा ब लम्हा मैंने उनके साथ गुजारा है, तो वो हर चीज़ मैं शेयर करूँगा। इसमें परवेज़ मुशर्रफ का कितना हाथ था, इसमें बैरूनी ताकतों का कितना हाथ था, हर चीज़ लम्हा ब लम्हा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। कि जैसे वो एक क्या कहते हैं मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है, या कोई मेडिकल का होता है, या साइंस का होता है, या किसी भी क्वेश्चन को आप ले लें तो उसको वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 × 2 4 ऐसे। तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि किस किस बंदे की कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो जो आप कहते हैं जी कि वो फलानी एजेंसी ने भी तहकीक की, वो स्कॉट यार्ड लैंड वालों ने भी की, तो जो लोग उसके लम्हा ब लम्हा साथ थे, मुझे तो किसी ने नहीं बुलवाया कि आए जी आप बताएं, आप तो उस दिन जलसे में भी थे, आप तो सारा देख रहे थे, आप बताएं कि किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है।
اس کی گاڑی کہاں سے گئی، کون کون اس کی گاڑی چلتی سے جنہوں نے چھلانگیں لگائیں، وہ کون لوگ تھے. تو یہ ساری باتیں میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا، تو آپ انتظار کریں. میں یہ ایک ایک چیز جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو اسی طرح پھر جو پالیسیاں تھی مشرف کی وہ آپ کے سامنے ہیں. آج جو ملک ہمارا اس حالات میں سے گزر رہا ہے کہ ہمارے دشمن اور وہ لوگ جو ہمارے لیڈروں کو جن کو تھوڑا سا ملک کے ساتھ ہے ان کو چلنے نہیں دیتے، ان صاحب کی تو وہ چاندی ہوگی نا کہ بھئی آج ہمارا ملک بالکل ڈیفالٹ کے منہ پہ کھڑا ہے. تو یہ اسی لیے کھڑا ہے نا کہ یہ جو ڈکٹیٹر ہے، اگر ڈکٹیٹروں کی ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے ملک میں، ان کے نام لیں تو ہر ڈکٹیٹر نے اپنا اپنا کام کیا. جس نے نیوکلیر لایا اس کو کیا کیا، نیوکلیر کس کو سب سے زیادہ بیرونی طاقتوں کو بھی تکلیف تھی، ہمارے اندر بھی. وہ تو استعمال کرتے ہیں، وہ خود نہیں آتے، وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ استعمال کر کے انہوں نے بھٹو صاحب کو ایک ڈکٹیٹر، ایک وہ کیا کہتے ہیں سب سے گندا جو ڈکٹیٹر تھا ضیاء الحق، اس کو یوز کیا اور بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. اس کا ہمزانہ آج بھی قوم بھگت رہی ہے مہنگائی کی شکل میں. ملک کے دفاع میرے منہ میں ہاں کہ ہمارا ملک کا کچھ ہو نہ، تو باقی یہ ہے کہ جس لہج پہ آج ہمارا ملک کھڑا ہے تو لوگوں نے تو یہ بھی کر لیا ٹائم فریم ورک کہ یہ والا جو پارٹ ہے پاکستان کا وہ انڈیا لے گا، وہ فلانا جو وہ لے گا. یہ ہم ابھی بھی ہماری عوام میں اتنی سخت ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ملک کو توڑ کے اور ملک کے اوپر آ کے قبضہ کر لیں، ایک بھی سچا آدمی اور جس کو ٹرو پیار ہے اپنے ملک سے وہ رہ گیا تو وہ آپ کی یہ خواب کبھی پورے نہیں ہونے دے گا. یہ یاد رکھیے گا. ایسے کئی ڈکٹیٹر، ایسے ملک دشمن کئی آتے ہیں جو کہ یہودی لابی اور ان کی طرف سے مل کے اس انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ملک ختم ہو جائے. ان کے ایام پورے نہیں ہوں گے. وہ کبھی بھی اس نقطے پہ نہیں پہنچ سکیں گے کہ ہمارے ملک کو کوئی خطرہ ہو. یہ یاد رکھیے گا. ایسے کئی ڈکٹیٹر آئے. آج کشمیر نے اب مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر مشرف چاہتا تو کشمیر لے سکتا تھا، یا کہیں آئے تو وہ کشمیر کے اوپر خاموشی اختیار کی. جیتا ہوا کشمیر انہوں نے پھر واپس کیا. ہماری فوج وہاں تک پہنچ چکی تھی، ہمارے جوان پہنچ چکے تھے. کس جنرل نے کہا کہ بھئی لڑائی بند کر دو اور واپس آ جاؤ؟ تو یہ تحریک جو ہے یہ چیزیں دہرائے گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ کھل کے لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے آئیں گی اور پھر عوام خود فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. خدا حافظ.